हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में स्टडी करने जा रहे हैं अबाउट दी गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स एंड देयर रोल स्पेशली इन ह्यूमन मेल। और इसको पढ़ते समय हम कंटिन्यूएशन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो हम चलते हैं सबसे पहले अबाउट दी गोनेडोट्रोपिन्स। तो gonadotropins or the gonadotrophic hormones, it is a secretion of the pituitary gland, especially the adenohypophysis of the pituitary gland. Okay, so such adenohypophysis of the pituitary gland secreted two specialized gonadotropins or the gonadotropic hormones, out of which one is the FSH, which is the first gonadotropic hormone secreted. Okay, that is a follicle stimulating hormone. And second is the LH, that is a luteinizing hormone. तो पहला है follicle stimulating hormone FSH, दूसरा है LH luteinizing hormone. And both these hormones acts on the gonads. अभी ह्यूमन मेल में या मेल गोनेड्स कौन से? दीज आर दी पेयर टेस्टिस। तो ये दोनों टेस्टिस पर ऐड करेंगे ह्यूमन मेल्स में, गोनेड को स्टिमुलेट करेंगे फॉर देयर रेस्पेक्टिव फंक्शन जो भी है। ओके, एंड देयरफॉर दीज आर कॉल्ड एज द गोनेडोट्रोपिन्स और द गोनेडोट्रोफिक हार्मोन। तो एफएसएच एंड एलएच आर द टू फॉर्म्स ऑफ द गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स secreted by means of the pituitary gland. तो cells of the pituitary gland secreting such gonadotropins are called as the gonadotrophs and these are the basophilic cells. लेकिन हम जानते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड भी अपने हार्मोन कब सिक्रेट करता है? When the order came from the hypothalamus, that's the master in the entire endocrine orchestra, that is the hypothalamus. तो whenever there is an increase in the secretion of the gonadotropin releasing hormones, GnRH, gonadotropin releasing hormones, when such gonadotropin releasing hormones ultimately secreted from the hypothalamus, so when there is an increase in the secretion of such gonadotropin releasing hormones from the hypothalamus, at that time the male person is said to attain the sexual maturity, that means attending the puberty. तो ह्यूमन मेल में हम प्यूबर्टी कब अटेंड हुआ ये बता सकते हैं कि जब किसका सिक्रेशन इंक्रीज हुआ है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का। तो जब हाइपोथैलेमस से ऐसे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स रिलीज हो गए, वो एक्ट करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड पर। पिट्यूटरी ग्लैंड के गोनाडोट्रोफ्स या बेसोफिल्स अपने पास से गोनाडोट्रोपिन्स रिलीज करेंगे। उसमें से पहला है एफएसएच, दूसरा है एलएच। और ये दोनों एफएसएच और एलएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एज वेल एज दी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये अपने एक्शन शो करेंगे गोनैड्स पर। तो नेक्स्ट is nothing but the action of FSH and LH on the gonads, male gonad, nothing but the on testes. अभी अगर हमने ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टडी नहीं किया है, फिर भी मैं यहां पर एक कंप्लीट ओवरलुक कर रहा हूं, एक समराइज पोर्शन बता रहा हूं जहां पर एक्शन होगा FSH एंड LH का गोनेड्स पर, और बाद में हम धीरे धीरे यहां पर डिटेल स्टडी करते जाएंगे ही। ओके, अबाउट दी ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो पहला एक्शन व्हेन एफएसएच, क्योंकि पहला सिक्रेशन है एफएसएच, व्हेन एफएसएच एक्ट्स ऑन दी टेस्टिस। ओके, क्योंकि हम मेल में इन गोनाडोट्रोपिन्स का एक्शन स्टडी करने जा रहे हैं, तो टेस्टिस पर जब एक्ट करेगा एफएसएच, तो टेस्टिस के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जिनमें स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, जिनमें मेल गमीट बनेंगे। ओके, तो मेल गमीट एंड स्पर्म प्रोडक्शन किसमें होगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ही स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है टेस्टिस के। इन पर एक्ट करेगा एफएसएच and control the initial step of spermatogenesis. It is important. मैंने एक इंपॉर्टेंट बात बताई कि मेल पर्सन जब
सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेंड करता है, मीन्स प्यूबर्टी अटेंड करता है। इसका मतलब क्या है, उस समय उसके हाइपोथैलेमस के द्वारा गोनेट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स का सिक्रेशन इंक्रीज हो गया। ये ध्यान में रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। ओके, साथ में दो प्रकार के सिक्रेशन गोनेट्रोपिन्स जो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा रिलीज हो गए। पहला है नंबर फर्स्ट एफएसएच और सेकंड है एलएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ये दोनों किस पर ऐड करेंगे, गोनेट्स पर। तो मेल गोनेट्स है टेस्टिस, तो टेस्टिस पर ऐड करने वाला पहला एफएसएच। तो एफएसएच सबसे पहले ऐड करेगा टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पर, और वहां पर वो स्टिमुलेट करेगा प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस को, यानी स्पर्म प्रोडक्शन को। लेकिन अभी ये स्पर्म प्रोडक्शन स्टेप्स बहुत सारी है। ओके, पहले है जर्म सेल्स, नथिंग बट स्पर्मेटोगोनिया, जिनको हम बोलते हैं स्पर्म मदर सेल। उनका मल्टीपल डिवीजन होगा, बनेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, देन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, फिर बनेंगे मैच्योर स्पर्म्स स्पर्मेटिड्स, फिर मैच्योर स्पर्म्स नथिंग बट स्पर्मेटोजून। ओके, तो डिफरेंट स्टेप्स है यहां पर, लेकिन उनमें से इनिशियल स्टेप जो है, पहली स्टेप इनिशियल स्टेप, that conversion of the primary spermatocyte into the secondary spermatocyte, that initial step of conversion of primary spermatocyte into the secondary spermatocyte, it is actually stimulated by means of FSH। ध्यान में रखना है। बाकी की स्टेप हम देखेंगे कौन कंट्रोल करता है बाकी स्टेप पर, लेकिन जो इनिशियल स्टेप वो किसके द्वारा रेगुलेट होती है, एफएसएच के द्वारा। दैट मींस कन्वर्शन ऑफ दैट प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इनटू दी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो ये पहला एक्शन हुआ एफएसएच का। इट एक्ट्स ऑन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल and control the initial step of spermatogenesis, that is the conversion of primary spermatocyte into the secondary spermatocyte. Second function, in seminiferous tubule में इन spermatogenic cells जो sperm प्रोड्यूस करेंगे, along with these spermatogenic cells also present the another cells which are triangular pyramidal in shape called as Sertoli cells. Okay, जो इन स्पर्मेटोजेनिक सेल को सपोर्ट करते हैं। इन स्पर्मेटोजेनिक सेल यानी स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल को नरिश करते हैं। ओके, साथ में वहां पर डेड जो स्पर्म होगी उनको फैगोसाइट भी करेंगे, खा लेंगे। ओके, लेकिन इसके अलावा और भी फंक्शन है। ये सर्टोली सेल अपने पास एक स्पेशलाइज्ड हार्मोन भी रिलीज करते हैं, इनहिबिन। इसलिए इनहिबिन सिक्रीशन भी रिदमिक पैटर्न में होता है, इसलिए सर्टोली सेल को भी बायोलॉजिकल क्लॉक बोला जाता है। ओके, हम पढ़ेंगे आगे धीरे धीरे डिटेल में, लेकिन यहां पर सेकंड एक्शन ऑफ दैट एफएसएच आल्सो एक्ट्स ऑन दी सर्टोली सेल्स एंड स्टिमुलेट दी सर्टोली सेल, जिनको नर्व सेल भी बोला जाता है। सर्टोली सेल और नर्व सेल को स्टिमुलेट करेगा एफएसएच। क्या सिंथेसिस के लिए, क्या बनाने के लिए स्टिमुलेट करेगा, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बनाने के लिए। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बनाने के लिए स्टिमुलेट करेगा। और ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स जब बनेंगे तो इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर आ जाएंगे, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो सेल्स हैं, जिनको हम बोलते हैं इन बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर लोकेटेड इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लीडिंग। इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लीडिंग इज एक्चुअल एप्रोप्रिएट टर्म, जिनको इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं या लीडिंग सेल्स भी बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल वर्ड कैसा होना चाहिए, वर्डिंग इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लीडिंग। इनके द्वारा एंड्रोजेंस प्रोड्यूस किए जाते हैं। ओके, और इन एंड्रोजेंस में से मेन एंड्रोजन है टेस्टोस्टेरोन। ओके, और ये टेस्टोस्टेरोन को वहां से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर से कलेक्ट करना, बाइंड करके पकड़ के लाना, और कहां पर लाना है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में लाने का काम ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का है। तो सर्टोली सेल्स को स्टिमुलेट करेगा एफएसएच फॉर अ सिंथेसिस ऑफ द एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड देन दिस एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन आर हेल्पफुल for a transport of that androgen, nothing but the testosterone, from outside, means in between the seminiferous tubule, that space, वहां से पकड़ के कहां पर लाएंगे, ट्यूब्यूल में लाएंगे, क्योंकि ट्यूब्यूल में ये एंड्रोजन फिर
फर्दर स्टेप्स जो है स्पर्मेटोजेनेसिस के इनको स्टिमुलेट करेगा। ओके, तो सेकंड, इट एक्ट्स ऑन दी सर्टोली सेल्स एंड स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। फिर ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन कहां पर जाएंगे? आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द टेस्टोस्टेरोन। यानी वो किसको भी स्टिमुलेट करेंगे, पर्टिकुलरली इंटरस्टिशियल सेल्स को भी, फॉर प्रोडक्शन ऑफ द एंड्रोजन और द टेस्टोस्टेरोन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ दैट टेस्टोस्टेरोन इनसाइड दिस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में लाएंगे। ओके, तो दो फंक्शन हमने स्टडी किए। पहला है एफएसएच का, एफएसएच एक्ट्स ऑन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, पहला फंक्शन, एंड कंट्रोल द इनिशियल स्टेज of this spermatogenesis, that is the conversion of the primary spermatocyte into the secondary spermatocyte. Second function हमने स्टडी किया FSH का, it also acts on the Sertoli cells and stimulate the Sertoli cells for a synthesis of the androgen binding protein. फिर ये androgen binding protein ट्रांसपोर्ट के लिए जरूरी है किसके? टेस्टोस्टेरोन यानी मेन एंड्रोजन का, जो बाहर से फिर ट्यूब्यूल में लाया जाएगा। ओके, क्योंकि इस टेस्टोस्टेरोन के द्वारा फर्दर जो स्टेप्स है स्पर्मेटोजेनेसिस के, उनको कंट्रोल किया जाता है। दीज आर द टू मेजर फंक्शन। ओके, हम चलते हैं सेकंड हार्मोन की तरफ। सेकंड हार्मोन, सेकंड गोनाडोट्रोपिन इज अ एलएच, दैट इज द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको मेल में आईसीएसएच भी बोला जाता है, जिसको मेल में आईसीएसएच भी बोला जाता है। दैट मीन्स इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्योंकि ये डायरेक्टली किस पर एक्ट करता है? इट एक्ट्स डायरेक्टली ऑन दी इंटरस्टिशियल सेल्स और द लेडिक सेल्स, दैट मीन्स इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिक, इन पर एक्ट करेगा एंड स्टिमुलेट दी इंटरस्टिशियल सेल्स जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के इन बिटवीन हो गए, उनको स्टिमुलेट करेगा फॉर द सिंथेसिस ऑफ द एंड्रोजेंस। ओके, दीज आर द मेन एंड्रोजन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन ये किसके द्वारा सिक्रेट होता है? इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिक के द्वारा, जो गोनेड के है। तो टेस्टोस्टेरोन को हम गोनाडोट्रोपिन नहीं बोलेंगे, हम उनको गोनाडल हार्मोन बोलेंगे, क्योंकि ये गोनाड से रिलीज हुए। और अभी ऐसे टेस्टोस्टेरोन का एक फंक्शन तो मैंने बता दिया, ये टेस्टोस्टेरोन बाहर प्रोड्यूस हुआ है, उसको कलेक्ट करके कौन लाएंगे? सर्टोली सेल के द्वारा प्रोड्यूस किए गए एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन कहां पर लाएंगे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में लाएंगे। एंड इन अ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दैट टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, फर्दर स्टेप्स ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस। साथ में टेस्टोस्टेरोन किसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है? इट इज अगेन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल। मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कब डेवलप हो गए? ये सब टेस्टोस्टेरोन जब रिलीज होगा तब। टेस्टोस्टेरोन कब रिलीज होगा? जब इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेट होंगे। वो कब स्टिमुलेट होंगे? जब एलएच आएगा। एलएच कब आएगा? जब एफएसएच आएगा। ओके, एफएसएच एलएच को हम क्या बोलते हैं? गोनाडोट्रोपिन्स, जो कहां से सिक्रेट हो गए? पिट्यूटरी ग्लैंड के गोनाडोट्रोप्स से। किसके इन्फ्लुएंस में? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स ऑफ द हाइपोथैलेमस के रिस्पॉन्स में। और जब हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेशन इंक्रीज होता है, ओके, स्टार्ट होता है और इंक्रीज होता है, इसका मतलब मेल पर्सन क्या अटेंड करता है? सेक्सुअल मैच्योरिटी, दैट मींस प्यूबर्टी। मींस ऑन प्यूबर्टी ये चेंजेस होने वाले हैं, जो बॉडी सरफेस में बाहर से देखे जा सकते हैं। तो इन बाहर से देखे जाने वाले कैरेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। कौन से ये? ऐसा सेक्सुअली मैच्योर्ड मेल पर्सन के फेशियल हेयर्स डेवलप हो गए, म्यूस्टेचेस है, बियर्ड है, चेस्ट पर डेवलप हो गए हेयर्स, आर्मपिट्स पर हो गए, ग्रोइन रीजन में हो गए, इन बिटवीन द टू लेग्स सराउंडिंग टू द एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स। ओके, मींस दैट बॉडी हेयर पैटर्न डेवलप होगा, टिपिकल मेल पैटर्न। ओके, पर्टिकुलर कुछ पर्सन में, मेल पर्सन में बार्डनेस डेवलप होता है, टिपिकल मेल टाइप ऑफ द बार्डनेस। उनका वॉइस चेंज होता है, रफनेस होता है वॉइस में, हॉर्सनिंग होगा। ओके, क्योंकि मसल स्टिफ हो जाएंगे, क्योंकि मसल मस्कुलर फ्लैपी तो है लैरिंग्स में, जिनके द्वारा साउंड प्रोडक्शन होता है, जिनके वाइब्रेशन से मसल्स हार्ड हो जाएंगे, स्टिफनिंग ऑफ मसल होगा, मस्कुलेचर ज्यादा डेवलप होगा, पावरफुल मसल्स डेवलप हो गए, एग्रेसिवनेस होगा। अगेन इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन मेल पर्सन में एग्रेसिवनेस लाता है।
ओके, तो अल्टीमेटली क्योंकि इससे रिलेटेड हमको एक और चेंज पढ़ना है आगे। नो हियर, तो टेस्टोस्टेरोन मेल पर्सन में एग्रेसिवनेस लाता है, मेल पर्सन एग्रेसिव हो जाएगा, मस्कुलेचर डेवलप होगा, वॉइस चेंज होगा, टिपिकल मेल पैटर्न में हेयर डेवलप हो गए। ऑल दीज आर नथिंग बट द एक्सटर्नल साइंस in case of the male that male person attained the sexual maturity। इस तरीके से हमने इन गोनेडोट्रोपिन्स को स्टडी किया, एफएसएच और एलएच इन दोनों की इफेक्ट, और एलएच को स्पेशली मेल में क्या बोलते हैं हम, आईसीएसएच, एज इट एक्ट्स ऑन द इंटरसेल सेल्स ऑफ लेडी। ओके, अभी व्हाइल स्टडीइंग दिस रोल we should know the clear-cut idea about the human male reproductive system। Okay, जब हम सिस्टम की बात करते हैं, कोई भी सिस्टम, तो यहां पर एक से ज्यादा ऑर्गन्स हैं और ये सभी कलेक्टिवली पर्टिकुलर फंक्शन को फॉलो करते हैं। अभी यहां पर ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। इन सभी डिफरेंट ऑर्गन्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, अलॉन्ग विद एक्सेसरी ग्लैंड्स। ओके, अभी इन मेजर फंक्शन क्या है सभी ऑर्गन्स का, दो मेजर फंक्शन है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। पहला फंक्शन है नो डाउट पार्टिसिपेशन ऑफ दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेप्स क्या है, प्रोडक्शन ऑफ गमीट्स, fusion of gametes to form the zygote and development of zygote into the embryo। Okay, तो these are the basic steps। तो पहली स्टेप कौन सी होगी, प्रोडक्शन ऑफ द मेल गमीट। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स के द्वारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप होगा प्रोडक्शन ऑफ द मेल गमीट, एंड मेल गमीट्स आर नथिंग बट द स्पर्म्स। तो प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, और जो मेल गमीट बनाएंगे, स्पर्म बनाएंगे, उनको ट्रांसफर करना है। कहां पर ट्रांसफर करना है, इन दी फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, क्योंकि फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में वहां पर इंट्रा एब्डोमिनल फीमेल गमीट है, वहां तक मेल गमीट को पहुंचना है ताकि फर्टिलाइजेशन हो, जाइगोट बने, जाइगोट से एम्ब्रियो डेवलप हो, यंग वन डेवलप होगा। ओके, तो अल्टीमेटली ट्रांसफर ऑफ दैट मेल गमीट्स नथिंग बट स्पर्म्स इन दी फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट बाय द एक्ट ऑफ कोइटस or mating or copulation or the intercourse, so develops the copulatory organ, that is the penis। Okay, so in this way two major events, two major functions, पहला है production of sperms, nothing but the spermatogenesis, and second the transfer of the sperm in the female genital tract, and for that purpose develops the male reproductive system in case of the human male। Okay तो आगे हम बढ़ते हैं इस ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। यहां पर हम देख सकते हैं देयर आर द टू स्किन पाउचेस, नथिंग बट द स्क्रोटम, व्हिच आर लोकेटेड इन बिटवीन द टू लेग्स, इन बिटवीन द टू थाइज, दैट रीजन इज कॉल्ड एज द ग्रोइन रीजन। आल्सो द हैंगिंग वेंट्रल और एंटीरियर पेनिस। आल्सो फ्रॉम दिस टेस्टिस अराइजेस द टू sperm duct, nothing but the vasa differentia। Both the vasa differentia goes in the abdominal cavity, get connected with the urethra, which is the actual part of the excretory system, which is a continuous tube collect arises from the urinary bladder and responsible for the discharge of the urine। So terminally that male reproductive system get connected with the excretory system and to form a common passage for both urine as well as the semen containing sperms। But whenever that urethra discharge the urine, never discharge the semen, and when discharge the semen, never discharge the urine at that time। Means एक बार एक ही secretion होगा। Okay, एक तो urine का होगा या semen का होगा। Then when both the sperm duct get connected with the urethra, you can observe here associated glands like a seminal vesicles, which are the paired on either side and base of the urinary bladder, as well as at the junction you can observe the prostate gland. Again at the base of the penis you can observe the Cowper's gland, which is also called a bulbourethral gland. These are called as the accessory glands, and they are adding their nourishment, nutritive fluid, which is also called as seminal plasma. Okay, got it? And here
Such collectively these three glands, when added that seminal plasma, is a nutritive fluid for the sperms. Okay, and forming the entire secretion called as semen. In this way, there is a copulatory organ also, that is the penis. We can observe the swollen tip of the penis, which is called a glans penis. Okay, which is get covered by means of a retractable fold of the skin, which is also called as the prepuce. So different organs are there. Okay, all together meant for which purpose? फिर से वही बात दोनों. पहला है प्रोडक्शन ऑफ द मेल गैमेट, दैट इज द स्पर्म by means of spermatogenesis, and second the transfer of the sperm in the female genital tract by the act of coitus or the mating or the intercourse or the copulation. So penis is called as a copulatory organ. Okay, now तो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम जितने भी ऑर्गन्स हमने यहां पर बताया उन सभी को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे. पहला है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकंड इज नथिंग बट द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स. ओके, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसको बोलेंगे? जो प्राइमरी फंक्शन फॉलो करते हैं, एंड दैट प्राइमरी फंक्शन इज नथिंग बट द प्रोडक्शन ऑफ द मेल गैमेट्स, नथिंग बट द स्पर्म्स, जो इस मेल गैमेट प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं. तो अल्टीमेटली डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द गैमेटोजेनेसिस, पर्टिकुलरली यहां पर कौन सा गैमेट? मेल गैमेट मींस स्पर्म प्रोडक्शन, मींस स्पर्मेटोजेनेसिस, मींस स्पर्मेटोजेनेसिस में डायरेक्टली इन्वॉल्व होने वाले सेक्स ऑर्गन्स को हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, विच आर गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स, सो कॉल्ड एज द गोनेड्स. तो मेल गोनेड्स क्या है? पेयर टेस्टिस. ओके, नाउ तो अल्टीमेटली नॉट ओनली द गैमेट प्रोडक्शन बट यू नो द गोनेड्स, testes, they also secreting their own hormones also. हमने स्टडी किया ना, सर्टोली सेल के द्वारा एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन के सीक्रेट होता है, बनाया जाता है. साथ में सर्टोली सेल इनहिबिन भी सीक्रेट करते हैं. ओके, साथ में इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडी टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट करते हैं, वो अपने हार्मोन भी सीक्रेट कर रहे हैं. ओके, बट बेसिक फंक्शन इज नथिंग बट द प्रोडक्शन ऑफ द गैमेट्स, मेल गैमेट्स, नथिंग बट द स्पर्म्स, स्पर्मेटोजेनेसिस. तो डायरेक्टली इन्वॉल्व in the production of gametes, so called as the gonads or the primary sex organs, and in case of the human male the primary sex organs are nothing but the pair testes. Okay, बाकी फिर ऑर्गन का काम कौन सा है? जो स्पर्म बने, सिर्फ बनाने से काम नहीं होगा, उनका मैच्योरेशन होना चाहिए, उनका ट्रांसपोर्ट स्टोरेज भी होना चाहिए. स्टोरेज इंपॉर्टेंट अगेन, क्योंकि प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इज अ ट्रिमेंडस रेट. ओके, स्टोरेज होना चाहिए, उनका ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, वो सर्वाइव भी रहने चाहिए वहां पर पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक. ओके, ताकि वो फर्टिलाइज कर सके एग को, उनमें वो फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी आना चाहिए. ओके, सर्वाइवल ऑफ द स्पर्म. तो इन सभी के लिए जितने भी ऑर्गन इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि सिंपली गैमेट प्रोडक्शन से काम नहीं चलेगा, इन गैमेट को यानी स्पर्म्स को फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में ट्रांसपोर्ट भी करना है. तो इनमें जो मदद करते हैं वो सभी क्या होंगे? फिर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स. ओके, अभी अगर हम टेस्टिस की बात करते हैं तो इन टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में या टेस्टिकुलर टिश्यू में अगर 1 ग्राम अगर टेस्टिकुलर टिश्यू है तो 1 ग्राम टेस्टिकुलर टिश्यू पर सेकंड, हर एक सेकंड में 1000 स्पर्म बनाता है. 1 ग्राम ऑफ टेस्टिकुलर टिश्यू in 1 second produces the 1000 sperms. और इन जनरल हर एक टेस्टिस का वेट होता है 14 ग्राम्स, 14 ग्राम है. तो अल्टीमेटली पर सेकंड प्रोड्यूसिंग दी 14,000 स्पर्म्स. तो दो टेस्टिस है, 28,000 स्पर्म्स पर सेकंड. तो पर मिनट कितने हो गए? पर आवर कितने हो गए? पर 24 आवर्स कितने हो गए? मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूसेस at tremendous rate. sperm production occurs. तो इतने सारे स्पर्म बनेंगे लेकिन डिस्चार्ज तो नहीं होगी, इतने इजैकुलेट तो नहीं होगी. इजैकुलेशन, डिस्चार्ज ऑफ द सीमेन कैरिंग दैट स्पर्म. इजैकुलेट तो नहीं होगे, डिस्चार्ज आउट तो नहीं होगे. फिर ऐसे बने हुए स्पर्म को स्टोर भी करना है. तो स्टोर कहां पर किया जाएगा? यहां पर मैंने एक लैटरल व्यू में शो किया और एक फ्रंटल व्यू में. बिहाइंड द टेस्टिस, ईच टेस्टिस, behind each testis you can observe that comma shape structure, a muscular pouch again
contain a tremendous long duct, okay, about several meter long, which is highly coiled. और उस muscular pouch like structure में sperms को store किया जाएगा, and that storage part is called as the epididymis. तो टेस्टिस में स्पर्म बनेंगे और एपिडिडाइमीज में स्टोर किए जाएंगे. सो टेस्टिस अलोंग विद द एपिडिडाइमीज, टेस्टिस अलोंग विद द एपिडिडाइमीज टुगेदर कॉल्ड एज द टेस्टिकल, क्योंकि टेस्टिकल टर्मिनोलॉजी जनरली यूज किए हैं. तो टेस्टिकल ने क्या, टेस्टिस और एपिडिडाइमीज दोनों को मिलाकर टेस्टिकल्स बोला जाता है. ओके, गॉट इट. नाउ अभी हम चलते हैं पहला ऑर्गन अबाउट द टेस्टिस. तो आज तो इस वीडियो में हम सिंपली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन नहीं ले रहे. नेक्स्ट वीडियो से हम डिटेल और जाएंगे टेस्टिस में, ओके, और रिमेनिंग ऑर्गन्स की तरफ. तो टेस्टिस इन केस ऑफ द ह्यूमंस एंड मोस्ट ऑफ द मैमल्स, ओके, टेस्टिस आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, एब्डोमेन के बाहर होते हैं. बहुत जरूरी है एब्डोमेन के बाहर रखना टेस्टिस को. हाँ, बनते तो हैं, डेवलप तो होते हैं एब्डोमेन में, ओके, लेकिन ग्रेजुअली बोथ द टेस्टिस दे डिसेंड, गोज डाउनवर्ड, माइग्रेटेड आउटसाइड द बॉडी कैविटी. बॉडी कैविटी में बनेंगे, इंट्रा एब्डोमिनली बनेंगे, लेकिन ग्रेजुअली वो डिसेंड होके नीचे आएंगे, माइग्रेट हो गए और अपना एक नया घर बना लेंगे. Okay, and ultimately this get migrated outside the abdominal cavity in thin pouches of the skin, जिनको बोलते हैं scrotum और the scrotal pouches. Okay, तो इस migration ये भी जरूरी है, because when you observe the core temperature of the body, body temperature या core temperature बोलेंगे, it is too much high, और at that high temperature, this specially sperm producing cells, nothing but the spermatogonia, which are highly sensitive to the temperature. Spermatogonia which are highly sensitive to the temperature. Okay, at that high temperature, the spermatogonia, sperm mother cell, जिनसे sperm प्रोड्यूस होने वाले, they get killed, they get destroyed. तो sperm production होगा ही नहीं. Not only the sperm production, but also the maturation get affected by means of that high temperature. Also the storage is impossible. Okay, so not only the production, maturation, storage and the survival of the sperm, okay, require comparatively less temperature, 2 to 3 degrees Celsius less temperature than the core body temperature. तो बॉडी टेम्परेचर से और बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए. किसके लिए कम चाहिए? नॉट ओनली फॉर द प्रोडक्शन बट ऑल्सो द मैच्योरेशन, स्टोरेज एंड सर्वाइवल ऑफ स्पर्म. सो दे गेट शिफ्टेड डाउनवर्ड एंड प्लेस आउटसाइड द बॉडी कैविटी. इट इज इंपॉर्टेंट. गिव रीजन करके पूछ सकते हैं. तो एक ही प्रोडक्शन नहीं, कुछ बुक में दिया है सिंपली फॉर द प्रोडक्शन. That production never occurs at that high temperature, but not only for the production, also for the maturation of the sperm, for the storage of the sperm, for the survival of the sperm, require 2 to 3 degrees Celsius lower temperature than the core body temperature. Okay, इसलिए बॉडी कैविटी के बाहर उनको प्लेस किया गया है. It is important. Why? The testes are extra abdominal in case of the humans. और कैसे that scrotum, जो thin pouches of the skin, hanging pouches between the two legs in a groin region, ये कैसे थर्मोरेगुलेशन करते हैं, टेम्परेचर को कैसे कम बनाए रखते हैं, कैसे 3 डिफरेंट वेज के द्वारा, 3 डिफरेंट वेज के द्वारा ये कैसे बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम रखते हैं, ये भी हमको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना है. 3 डिफरेंट वेज. ओके, देख, लेकिन अभी टेस्टिस जब बनते हैं बॉडी में, तो जनरली कब बनते हैं? अगर ऐसा मेल एम्ब्रियो डेवलप हो रहा इन द यूटेरस ऑफ द मदर, तो जनरल प्रेगनेंसी ड्यूरेशन ह्यूमन बींग्स में कितना होता है? 40 वीक्स का.
280 डेज का, 40 वीक्स, 40 वीक्स, ओके, 280 डेज। तो इन 40 वीक्स का डेवलपमेंटल स्टेज जब होगा, जब मेल एम्ब्रियो डेवलप होगा, मेल फिटस डेवलप होगा इन द यूटेरस ऑफ मदर, तो स्पेशली फॉर्मेशन ऑफ टेस्टिस इन मेल फिटस, ऐसे ग्रोइंग मेल बेबी के बॉडी में टेस्टिस कहां पर डेवलप होती है? जस्ट बिलो द किडनीज, किडनीज के जस्ट नीचे, कहां पर? टुवर्ड्स द डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी कैविटी, ओके। 7 to 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, 7 to 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, उस समय टेस्टिकल या टेस्टिस का बनना स्टार्ट हो जाता है। तो टेस्टिस का फॉर्मेशन कब स्टार्ट होगा? 7 to 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, इन वेयर इंट्रा एब्डोमिनली जस्ट बिलो द किडनीज, डॉर्सली पीछे, ओके। देख, लेकिन डिसेंडेंस कब होगा? वो नीचे कब जाएंगे? द डिसेंडेंस ऑकर्स, दैट मीन्स माइग्रेशन ऑफ टेस्टिस ऑकर्स नियर अबाउट 7 to 8 मंथ। पहले वीक था, अभी ये मंथ है। 7 to 8 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, ओके। और समटाइम्स एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑल्सो, बर्थ ऑफ दैट अल्टीमेटली मेल बेबी, ओके। तो 7 to 8 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के समय उनका डिसेंशन स्टार्ट होता है, नीचे जाता है, माइग्रेट होते हो डाउनवर्ड, या बर्थ के समय पर भी, ओके, गॉट इट। अभी अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? Testes are remain in the abdomen, they are hidden, never ultimately come in that scrotal pouches. Such hidden testis condition होती है, कभी कभी पाई जाती है इस कंडीशन कि न्यूबॉर्न बेबी मेल बेबी है, लेकिन टेस्टिस बॉडी कैविटी के बाहर नहीं आया है, स्क्रोटल पाउचेस में टेस्टिस नहीं है। डॉक्टर चेक करते हैं आफ्टर बर्थ, ओके, कि टेस्टिस प्रॉपरली अपने लोकेशन पर है कि नहीं, ओके। तो ऐसा मेल पर्सन में क्या होगा? अल्टीमेटली उस मेल पर्सन के एब्डोमिनल कैविटी में टेस्टिस है। दैट कंडीशन कैन बी कॉल्ड एज क्रिप्टोर्किडिज्म, क्रिप्टोर्किडिज्म व्हिच इज आल्सो कॉल्ड हिडन टेस्टिस। हिडन कहां पर है? बॉडी कैविटी में रह गए। कभी कभी एक आ जाता है, कभी कभी दोनों आते, कभी कभी एक रह जाता है, कभी कभी दोनों रह जाते हैं इंट्रा एब्डोमिनल। तो अगर एक रह गया तो उसको बोलेंगे हम यूनिलैटरल। दोनों अगर हिडन है, दोनों एब्डोमिनल कैविटी में रह गए तो उसको बोलेंगे हम बायलैटरल, ओके। तो ऐसे बेबी में क्रिप्टोर्किडिज्म, इसकी मीनिंग क्या होता है? क्रिप्टोस मीन्स हिडन, ऑर्करी मीन्स टेस्टिस, हिडन टेस्टिस। क्रिप्टोस मीन्स हिडन, ऑर्करीज मीन्स टेस्टिस। तो हिडन टेस्टिस, इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस विच में भी यूनिलैटरल, अगर एक ही रह गया, दोनों रह गए एब्डोमिनल कैविटी तो बायलैटरल हम बोलेंगे। तो उस समय डॉक्टर बोलते हैं कि कुछ महीने या 1-1.5 साल 2 साल तक रुक जाइए, देखते हैं टेस्टिस डिसेंट हो रही कि नहीं। अगर नहीं होगी तो फिर एक सर्जिकल मेथड के द्वारा उन टेस्टिस को करेक्ट किया जाता है, उनकी प्रॉपर पोजीशन पर लाया जाता है, ओके। उस सर्जरी को हम क्या बोलते हैं? दैट सर्जरी इज कॉल्ड एज ऑर्किडोपेक्सी, ऑर्किडोपेक्सी। इट इज द सर्जिकल मेथड by which these ultimately intra-abdominal testes are corrected, okay, means they are placed in actual its position, that means extra-abdominal in the scrotal pouches. तो सर्जरी को हम बोलते हैं ऑर्किडोपेक्सी, गॉट इट। अभी इस तरीके से हमने यहां पर टेस्टिस का शिफ्टिंग देखा, ओके। कल और भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि स्पर्मेटिक कॉर्ड का क्या रोल है, स्पर्मेटिक कॉर्ड में क्या होता है, कैसे थर्मोरेगुलेशन होता है टेस्टिस का, ऑल दिस थिंग्स। लेकिन अगर इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस को फिर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल किया गया, लेकिन ऐसे भी कुछ एनिमल्स है, ऐसे भी कुछ मैमल्स है, हम मैमल की बात कर रहे हैं, ऐसे भी कुछ मैमल्स है जिनके बॉडी में परमानेंटली इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस है। कुछ मैमल्स में परमानेंटली इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस है। इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस कौन से मैमल्स में? हम मैमल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया एंड यूथेरिया।
प्रोटोथेरिया एग लिविंग मैमल्स है, मेटाथेरियस अल्टीमेटली मार्सुपियल पाउच वाले कांगारू जैसे, और यूथेरिया मींस प्लासेंटल मैमल्स है। तो प्रोटोथेरियंस जो है एग लिविंग मैमल्स है, लाइक एग लिविंग मैमल्स के एग्जांपल डकबिल प्लेटिपस होता है, दैट इज ऑर्निथोरिंथस, ओके, या किडना है मींस स्पाइनी एंड ईटर। इनके इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस होते हैं। प्लासेंटल यूथेरियंस में हम देख सकते हैं एलिफेंट्स हैं, व्हेल है, डॉल्फिन है, इनके भी इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस है, ओके। अभी लेकिन ऐसे भी कुछ मैमल्स है जिनके टेस्टिस इंट्रा एब्डोमिनल होते हैं, लेकिन ब्रीडिंग सीजन में ही एब्डोमेन के बाहर आते हैं। मीन्स उनका शिफ्टिंग कब होता है? व्हेन देयर इज अ ब्रीडिंग सीजन, यानी एग्जिट एंट्री। एंट्री कब रहेगी? जब ब्रीडिंग सीजन नहीं होगा, बॉडी के अंदर रहेगी। लेकिन एग्जिट कब होगा आउटसाइड द बॉडी कैविटी? जब एक्चुअली उनको स्पर्म बनाना है, मींस ब्रीडिंग सीजन होगा तब। ऐसे कौन है? रोडेंट्स, रैट, माइस, रोडेंट्स, स्क्विरल, लाइक दिस, ओके। ऑटर है, लिगोमॉर्फ्स हैं। लिगोमॉर्फ किसको बोलते हैं? हेयर या पाइका, जिनका पाइका या हेयर, गूगल पे आप सर्च कीजिए, बहुत सारे पर्टिकुलर उनके फोटोग्राफ आपको मिल जाएंगे, ओके। तो इनका माइग्रेशन टेस्टिस का कब होता है? सीजनल होता है, क्योंकि ये सीजनल ब्रीडर्स है, ओके। तो इन दिस वे ये हमने कुछ एग्जांपल यहां पर स्टडी किए। अभी हम देखते हैं कि टेस्टिस को बाहर रखना बहुत जरूरी है, बॉडी कैविटी के बाहर रखना जरूरी है, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर कम होना चाहिए, सॉरी टेस्टिकुलर टेम्परेचर कम होना चाहिए बॉडी टेम्परेचर से, कोर बॉडी टेम्परेचर से टेस्टिकुलर टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए, तब जाके प्रॉपर स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, ओके, गॉट इट। अभी कुछ पर्सन्स, मेल पर्सन बहुत ज्यादा टाइट अंडरवेयर पहनी जाती है, टाइट जीन्स पहनते हैं, ओके, या ऐसे पर्सन बहुत ज्यादा ड्राइविंग करते हैं, ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, कार ड्राइवर्स होते हैं, ओके, जो 7 या 8 आवर्स तक कंटिन्यूसली ड्राइविंग करते हैं। तो जो टेस्टिकल के या कोई पर्टिकुलरली ईंटों की भट्टी में काम करते हैं, या फर्नेस में काम करते हैं, या कोई कंपनी में कंपनी वर्कर्स है जहां पर टेम्परेचर बहुत सराउंडिंग वाला हाई होता है, तो ऐसा देखा जाता है कि इन पर्सन्स में ग्रेजुअली स्पर्म काउंटिंग कम हो जाता है। वैसे ही वर्ल्ड वाइड, ओके, मेल पर्सन्स में स्पर्म काउंट धीरे धीरे कम हो रहा है। इसके लिए बहुत सारे कॉजेस हैं। एडिक्शन इज वन ऑफ द कॉज, improper intake of food, it is again one other cause, surrounding high temperature again another cause, okay, tight wearing again undergarment का, okay, ये भी एक कॉज होता है। तो ऐसा स्पर्म काउंट अगर कम होता है, that condition is called oligospermia. Oligos means less sperm count, oligospermia, which maybe leads into the infertility also, okay. Then beside these we can see some clinical terminologies related with the testes again, like synorchidism. Synorchidism, syn means fuse, अगर दोनों टेस्टिस डेवलपमेंट से ही मीन्स कंजेनिटल, राइट फ्रॉम बिगिनिंग, these are fuse type, that condition is called as the synorchidism. Monoorchidism, single testis, एक ही टेस्टिस डेवलप हुई, that condition is called as the monoorchidism. पॉलीऑर्किडिज्म, 2 से ज्यादा टेस्टिस डेवलप हुई, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज पॉलीऑर्किडिज्म. ऑर्किटीज, अभी ऑर्किटीज क्या है? इट इज अ इन्फ्लेमेशन ऑफ द टेस्टिस. इन्फ्लेम टेस्टिस, कोई अगर अल्टीमेटली इंजुरी होगी, जनरली क्या होता है, ये दोनों पाउचेस, दोनों स्क्रोटल पाउचेस को अगर हम देखते हैं तो लेफ्ट वाला थोड़ा सा लोअर हैंगिंग होता है, यानी थोड़ा सा कम ज्यादा होता है साइज में. लोअर स्क्रोटल पाउच इज स्लाइटली लोअर. ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, लेकिन होता है, ओके. ऐसा क्यों होता है? अगर दोनों लेग्स अगर साथ में आ गए, क्लोज आ गए, तो वहां पर उनका क्रशिंग नहीं होना चाहिए टेस्टिस का, अदरवाइज दे गेट अल्टीमेटली इंजर्ड. तो अगर टेस्टिस का कोई इंजरी हुआ है तो सच इन्फ्लेमेशन और इन्फ्लेम टेस्टिस कंडीशन इज कॉल्ड ऑर्किटीज. या कभी कभी हम देख सकते हैं कि जो कैविटी है, that is cavity of the scrotal pouches called as a vaginal coelom surrounding to these testes, when there is a collection of the watery fluid,
watery fluid collect हो जाता है, तो ultimately these testes or ultimately scrotal pouches get swell. That collection of the such fluid surrounding to the testes in that vaginal coelom. Vaginal coelom means cavity of the scrotum. Okay, that condition is called as the hydrocele. इसको बोला था hydrocele. Watery coelom, watery cavity surrounding to the testes. तो हम बाद में बहुत सारे सर्जिकल मेजर स्टडी करेंगे. ओके, तो आज हमने स्पेशली यहां पर टेस्टिस से रिलेटेड थोड़ी सी कोई इंटरेस्टिंग चीजें हमने स्टडी की है. उसको हम क्यों गोनेड बोलते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या है. ओके, स्पर्म प्रोडक्शन का रेट क्या होता है, कौन से एनिमल में पर्टिकुलरली इंट्रा परमानेंट इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस होते हैं, किसमें सीजनल मूवमेंट होता है, माइग्रेशन होता है टेस्टिस का, ह्यूमंस में कैसे माइग्रेट होते हैं, और अल्टीमेटली एब्डोमिनल कैविटी से जब माइग्रेट हो गए स्क्रोटल पाउचेस में तो एक पर्टिकुलर कैनल के थ्रू माइग्रेट होते हैं, इंग्यूनल कैनल. उससे रिलेटेड हम इंग्यूनल हर्निया भी नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे. तो इस तरीके से हमने कुछ टेक्निकल टर्म्स भी यहां पर स्टडी किए. सिनऑर्किडिज्म, मोनोऑर्किडिज्म, पॉलीऑर्किडिज्म, ऑर्किटीज, हाइड्रोसिल क्या होता है, ऑल दिस थिंग, एंड व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ शिफ्टिंग और माइग्रेशन और द डिसेंडेंस ऑफ द टेस्टिस. उसका कॉज भी हमने स्टडी किया. ओके, तो वॉच दिस वीडियो सेवरल टाइम टू क्लियर योर आइडियाज. आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. ओके, नोट इट. एंड नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे अगेन. अभी हमारा फोकस कहां पर होगा, ऑन द टेस्टिस, बोथ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर एंड द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड हाउ दैट स्पर्मेटोजेनेसिस गेट इन्फ्लुएंसेस बाय मींस ऑफ gonadotropins and how the various gonadal hormones are also secreted by the testicular tissue. Okay, thank you.